गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के पहले चैप्टर जो कि है हड़प्पा सभ्यता, दोस्तों उसी का जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक एक प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप जितने भी लोग 2026 में बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स 12th जो है इसी पे मिलने वाला है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहला नंबर जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वह क्या है, वह देखिए यहाँ पे आप। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि हड़प्पा वासियों के द्वारा जो है व्यवहृत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। कह रहा है कि हड़प्पा में रहने वाले जो लोग थे उनके द्वारा जो व्यवहृत सिंचाई किया जाता था उन साधनों का आप उल्लेख कीजिए। तो चलिए आते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग क्या देंगे। यदि यह क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, और एकदम सरल भाषा में हम लोग सीखते हैं, इसको समझते हैं और याद भी करते हैं। तो आइए, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश में, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता जो है यह सिंधु प्रदेश में ही आता है। तो प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश में वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी। कह रहा है कि प्राचीन काल जो था उसमें सिंधु प्रदेश में वनस्पति जो है वह प्रचुर मात्रा में था, जो वर्षा को आकर्षित करता था, और यही जो है वह वर्षा को क्या करती थी, आकर्षित करती थी। उन दिनों सिंधु में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, और इसी वजह से उन दिनों सिंधु में जो है प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, जो अपने साथ इतनी अधिक जलोढ़ मिट्टी लाती थी जितनी कि मिस्र में नील नदी भी नहीं लाती थी। आगे देखिए कह रहा है कि सिंधु नदी को सिंधु प्रदेश का वरदान समझा जाता था। कह रहा है कि सिंधु नदी जो था उसे सिंधु प्रदेश का वरदान समझा जाता था। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव मिल गया कि सिंधु नदी को सिंधु प्रदेश का क्या समझा जाता था, तो सर जी वरदान समझा जाता था। लोग बाढ़ के मैदानों में गेहूं तथा जौ बो देते थे और अगले वर्ष की बाढ़ से पहले अप्रैल मास में उसे काट लेते थे। उस समय नहरें नहीं थी, गौर से सुनिए, उस समय नहरें नहीं थी। संभवतः नदी का पानी, उस समय में तो नहरें नहीं था, आज नहर है लेकिन उस समय में तो नहर नहीं था, इसी वजह से संभवतः हो सकता है कि नदी का पानी नालों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। कुल मिलाकर हड़प्पा वासी को सिंचाई के लिए पूरी तरह प्रकृति पर ही निर्भर थे। तो देखिए प्राचीन समय में सिंचाई के लिए कोई नल वगैरह का नहीं था, वहां पे आविष्कार हुआ था, न कुछ न नहर वगैरह था। तो वहां पे क्या होता था कि नाले की सहायता से लोग नाले बना लेते होंगे, और हो सकता है कि उस सहायता से खेतों को पटाते होंगे। बोलिए आप हमें, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करिए, आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें बताइए, एक बार आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप जो है 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। यदि हाँ, तो आप हमें यह बताइए कि आप हमें बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, और देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वह है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। क्वेश्चन है कि इतिहास के लेखन में अभिलेखों का महत्व क्या है, यह आपसे पूछा। यह क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि अभिलेख का 2 महत्व बताइए, अभिलेख का 3 महत्व बताइए, अभिलेख का 4 महत्व बताइए। तो ऐसे भी पूछ देता है, यही आंसर लिख देंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आइए और देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसे हम लोग पहले क्या करते हैं कि बॉक्स बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग आंसर को पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को भी देखने में सुविधा हो। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वैदिक काल के पश्चात खासकर मौर्य काल से पूर्व मध्य काल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। कह रहा है कि वैदिक काल के पश्चात खासकर मौर्य काल से पूर्व जो है मध्य काल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेख उसे कहा जाता है जो कि जो है ना यहाँ पे धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे होते। कह रहा है कि अभिलेख जो है वह उसे कहा जाता है। अभिलेख किसे कहा जाता है, तो अभिलेख जो है उसे कहा जाता है जो तत्काल, एक सेकंड रुक जाइए आप। अभिलेख उसे कहा जाता है जो लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण, अभिलेख उसे कहा जाता है, यहाँ पे शायद गलती टाइप हो गया, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। अभिलेख किसे कहा जाता है, तो अभिलेख उसे कहा जाता है जो कि पाषाण, ठीक है ना। अभिलेख किसे कहा जाता है, तो अभिलेख उसे कहा जाता है जो कि पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे होते हैं। सही है, टाइपिंग सही है। अभिलेखों में तत्कालीन शासक अपनी उपलब्धियों, क्रियाकलापों, व्यक्ति एवं राजधर्म इत्यादि के बारे में लिखवाते हैं। जो राजा जो होते हैं वह क्या करते हैं कि अभिलेखों में अपने उपलब्धियों के बारे में लिखाते हैं, अपने राज्य लेखों के बारे में लिखाते हैं, ताकि आने वाले समय में भी लोग इसे समझ सकते। देखते हैं ना, अपने यहाँ की छोटा सा नेता है वह कोई काम कराएगा तो वह भी लिखवा देता है ना। तो यही चीज है अभिलेख में, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। अभिलेखों में तत्कालीन शासक अपनी उपलब्धियां, क्रियाकलाप, व्यक्तिगत राजधर्म आदि के बारे में लिखवाते हैं। मौर्यकालीन शासक अशोक भारत के विभिन्न भागों में स्तंभों तथा शिलाओं पर अभिलेख खुदवाए
थे। आ जाइए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि अशोक के इन्हीं अभिलेखों, अशोक जो वहां पे खुदवाए थे, तो अशोक के इन्हीं अभिलेखों के द्वारा हम सम्राट अशोक के धम्म प्रचार के उपाय, ठीक है ना, मानवता की सेवा के विचार आदि को भली भांति समझ सके हैं। तो अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही, ठीक है ना, D.R. भंडारकर ने अशोक का संपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास किया है। तो समझिए कि यदि वहां पे अभिलेख ना होता तो अशोक जो थे, सम्राट अशोक, उनका संपूर्ण इतिहास भी न लिखा जा सकता था। तो अभिलेख का इतना ज्यादा महत्व था प्राचीन युगों में। अभी तो खैर इंटरनेट हो गया है, सब तो इंटरनेट पे ही रहता है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन जो है मेरे भाई, यह बहुत ही ज्यादा VVI है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपको बताए थे वो 13, 16 और 18 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा कि पुरातत्व क्या है। आइए समझते हैं इसको हम लोग, पुरातत्व का डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे। आइए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पुरातत्व क्या है भाई। तो पुरातत्व वह विज्ञान है, पुरातत्व क्या है, तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। एक बार और सुनिए, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो कोई सामग्री छिपी हुई है उसका खुदाई करके अतीत यानी कि वर्तमान में लोगों के भौतिक जीवनों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में पुरातत्व एक प्रमुख साधन के रूप में है। पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी लिखी गई है। समझ में आ गया आपको पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह है पुरातत्व, यह इसका डेफिनेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं, यह है क्वेश्चन। आइए इसको भी हम लोग समझते हैं कि अभिलेख कहते हैं किसको है भाई। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अभिलेख जो है पत्थर धातु की, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अभिलेख पत्थर धातु इत्यादि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं, तो अभिलेख पत्थर धातु इत्यादि के सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है, और अभिलेख का प्रयोग जो है वह प्राचीन काल से ही हो रहा है। यह मुख्य रूप से शासकों की, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यह मुख्य रूप से जो है शासकों की राज्यादेश होता था। अभिलेख क्या होता था, तो अभिलेख मुख्य रूप से जो शासक होते थे उनका राज्यादेश होता था, राज्य आदेश, आदेश जो देता था। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रशस्त्र अभिलेख है। सोना, चांदी, पित्तल, तांबा, लोहा इत्यादि पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। अभिलेख किसी भी कालखंड के जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। तो अभिलेख को किसका स्रोत माना जाता है, तो किसी भी कालखंड के जानकारी के बारे में प्राप्त करने का स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, और पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो आ जाइए पांचवा क्वेश्चन की ओर। देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मोहनजोदारो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखे। कह रहा है कि मोहनजोदारो जो है उसके विशाल स्नानागार जो है उसके विषय में लिखे। आइए जानते हैं इसको कि यह क्या है भाई। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार पक्की ईंटों के स्थापत्य, क्या कह रहा है कि मोहनजोदारो का जो है विशाल स्नानागार पक्की ईंटों के स्थापत्य का सुंदर नमूना है। यह स्नानघर 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.45 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर हौज की सतह तक सीढ़ियां बनी हुई है। इसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इस स्नानघर का प्रयोग अनुकाष्ठनिक स्नान के लिए होता था। यह एक सार्वजनिक स्नानघर है। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया, बोलिए जल्दी से बता दीजिए, फटाक से बताइए आप हमें कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया। समझ में आ गया, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है, तो छठा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह कह रहा है यहाँ पे कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं, बताइए आप हमें। आपको पता है कि उत्खनन क्या है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं, नहीं पता है तो डोंट वरी डियर, आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है। और हड़प्पा सभ्यता से एक एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल आपको हम बताएंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले। आ जाइए देखिए यहाँ पे, तो उत्खनन हम लोग किसे कहते हैं इसको हम लोग पहले समझते हैं। आइए तो देखिए उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है, उत्खनन जो है वह उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। तो उत्खनन किसे कहा जाता है, तो उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी भी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो प्रकार से किया जाता है, या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से किया जाता है। इसमें प्राचीन कालीन
पुरा विशेष जैसे अभिलेख, इसमें जो है प्राचीन कालीन पुरा विशेष जैसे अभिलेख, मृन, मूर्तियां, सिक्के, भवन अवशेष इत्यादि पाए जाते हैं। इसी के आधार पर इतिहासकार एवं पुरातत्वक उसका काल निर्धारण करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। उत्खनन किसे कहेंगे, तो उत्खनन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। सिंपल यह समझिए, उत्खनन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पुराने टीले का खुदाई करके पुरानी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। दैट्स सॉल्व। ज्यादा ना समझ में आया, टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 7वां नंबर, उसे हम लोग देखेंगे। और देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। भाई हड़प्पा लिपि क्या है, तो देखिए इसको, हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्रलिपि है। हड़प्पा लिपि क्या है, तो हड़प्पा लिपि जो है वो मुख्यतः चित्रलिपि है। विद्वान अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। इसमें कुल मिलाकर 250 से 400 लिपि के संकेत मिले हैं। हड़प्पा लिपि जो है वो मुख्यतः क्या है, तो हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्रलिपि है। विद्वान अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 250 से 400 लिपि के संकेत मिले हैं। यह लिपि दाईं से बाईं फिर बाईं से दाईं लिखी जाती है। इस लिपि से संबंधित कोई अभिलेख न मिलने के कारण ही हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। समझ में आ गया आपको। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मोहनजोदारो के अन्नानगर के विषय में लिखिए। कह रहा है कि मोहनजोदारो का जो स्नानघर था उसने उसी को अन्नानगर बोला जाता है, उसके विषय में लिखिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसका। तो मोहनजोदारो के विशाल अन्नानगर के साक्ष्य मिले हैं। ये अन्नानगर 6 कमरों के 2 कतारों में मिले हैं। इन अन्नानगर के बारे में बाहर चबूतरे भी मिले हैं जहाँ अनाजों को सुखाया जाता था। इन अन्नानगारों में किसानों से कर के रूप में अनाज प्राप्त कर उसे रखा जाता था। फसलों की बर्बादी या उत्पादक कम होने पर नगर के लोगों में यह एक अनाज वितरण किया जाता होगा, हो सकता है। उसी को बोला जाता था अन्नागार। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए इसमें हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग जो है 8 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इसका जो हम पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें जो इसका और 7 टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वह भी हम आपको बताएंगे। तो उसको देखने के लिए आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ठीक है ना, ताकि दूसरा जो वीडियो आएगा तो वह सबसे पहले आपको आपके पास पहुंचे। इसके लिए बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।